हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं ईश्वर, ए पेज ऑफ हिस्ट्री के अंदर आपका स्वागत है। और आज ध्यान रखना दोस्तों, आपको एक नए तरीके से मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिएगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से जो स्कूल की बुक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो मैंने ये यहाँ से स्टार्ट किया है। 7वीं की जो सामाजिक विज्ञान है उसका जो पहला चैप्टर है वो मैंने तैयार किया है, और मैं आपके सामने ये मैं आपको क्लियर करवाने के लिए जा रहा हूँ। तो देखिएगा, इसके अंदर अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम देखिएगा। चैप्टर का नाम है आपका जैव मंडल और भूदृश्य। ये क्या होता है तो इसको अपन देखेंगे। सबसे पहले इसका अर्थ और इसका महत्व देखेंगे। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है। हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस ग्रह के ऊपर आपका जीवन क्या है, विद्यमान है। हमारे सौर मंडल के अंदर जितने भी आपके ग्रह पाए जाते हैं, उन ग्रह के अंदर प्रेजेंट टाइम के अंदर कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जिस ग्रह के ऊपर आपका मनुष्य जाति या जीव, किसी भी जीव का जो जीवन है वह जीवन क्या हो, विद्यमान हो। केवल केवल आपका किसके ऊपर है, तो वह आपका पृथ्वी के ऊपर है, बाकी किसी के ऊपर भी नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा आगे अगर दूसरी बात करते हैं, नेक्स्ट देखिएगा थोड़ा और। ये ऐसा क्यों कि ये चीजें आपकी पृथ्वी के ऊपर ही क्यों है, तो इसके पीछे एक रीजन है दोस्तों। और वो रीजन क्या है? वो रीजन ये है कि पृथ्वी के ऊपर जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं, वो आवश्यक तत्व पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं। जैसे जीवन के आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं? जैसे आपका हवा होता है, आपका पानी और आपका स्थल। ये तीनों चीज जहां पे होगी, वहीं पर आपका किसी भी जीव का जो जीवन है वह जीवन विद्यमान हो सकता है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी नहीं है तो वो नहीं हो सकता। और ये तीनों आपकी कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पृथ्वी के ऊपर मौजूद हैं, पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इसका ध्यान रखना। जितने भी ग्रह हैं, उन सभी ग्रह के अंदर केवल एकमात्र पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर आपका जीवन क्या है, विद्यमान है। कहने का मतलब दोस्तों सिंपल है। और सिंपल सा इसका मतलब क्या हुआ कि आपका क्या है, जैव मंडल है, वह जैव मंडल केवल केवल कहाँ पाया जाता है, तो वह जैव मंडल आपका पृथ्वी के ऊपर ही विद्यमान है। ओके, नेक्स्ट देखो आगे। उसके बाद में देखिएगा दूसरे तथ्य की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट तथ्य की अगर बात करें, तो देखिएगा क्या है, ऐसा माना जाता है कि आज से करोड़ों वर्ष पूर्व, ठीक है ना, और जो पानी था उस पानी से ध्यान रखना क्या विकसित हुआ था, तो जीव क्या हुआ था, विकसित हुआ। या फिर कह सकते हैं कि आपके जीव की उत्पत्ति है, वह जीव की उत्पत्ति आपकी किससे मानी जाती है, तो वह जल से मानी जाती है। ठीक है ना। और चाहिए देखिएगा बहुत सारे जो आपके पुरातत्व विभाग के जो वैज्ञानिक है, आपके साइंस के जो वैज्ञानिक है, वो अलग अलग बातें बताते हैं। वहां पे अपने को, उसमें अपने को नहीं जाना। ठीक है ना। केवल अपने को यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर वो पूछता है कि आपके जीव की उत्पत्ति किससे हुई, तो आपको बड़ा सहज और बड़ा सिंपल सा जवाब देना है कि आपका जल है, उस जल से ही ध्यान रखना जीव की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो ये हुआ। आगे देखो दूसरा, नेक्स्ट देखिए अगर बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या है, देखो जैव मंडल की सिंपल और छोटी सी परिभाषा। ठीक है, ज्यादा लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं, अभी मैं आपको जो बता के आया हूं उसको आप शॉर्ट में अगर याद करना चाहते हो तो कैसे याद रखना है। पृथ्वी का वह भाग जहां क्या है, जीवन है, उसी को क्या कहते हैं, आपका जैव मंडल कहते हैं। और ध्यान रखना, पृथ्वी का वह भाग जहाँ पे आपको जीवन मिलेगा, वहां पे तीन चीजें होना बहुत जरूरी है। आपका जल का, ठीक है, हवा का, ठीक है ना, तो ये जो चीजें हैं वहां पे आपका क्या होगा, जैव मंडल होगा। यह भी अपन पढ़ के आए। दूसरा देखिएगा, एक पृथ्वी का वह समस्त भाग जहां जीवन विद्यमान है, वह जैव मंडल कहलाता है। एक ही बात है, कोई अलग नहीं है। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या आती है। इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों इसके अंदर ये है, यहां कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब देखिएगा क्या लिखता है कि आपकी पृथ्वी, शुरू से देखिएगा, पृथ्वी का समस्त भाग जहां जीवन विद्यमान है वह जैव मंडल कहलाता है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर विशाल काय जीव शामिल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वह पूछता है कि आपके जैव मंडल का एक पार्ट नहीं है, तो वो उसके अंदर बैक्टीरिया भी डालेगा। ठीक है ना, लेकिन आप लोगों को बैक्टीरिया को काटना नहीं है, आप लोगों को यस करना है, क्योंकि बैक्टीरिया है ये भी आपके जैव मंडल का एक क्या है, भाग है, हिस्सा है, पार्ट है। ठीक है, आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। उसके बाद में नेक्स्ट तथ्य की बात करते हैं, तो देखिएगा अगला क्या आता है।
अगला आता कि आपकी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के ऊपर 3 मंडल हैं। अब ये 3 मंडल कौन-कौन से हैं? नंबर 1 मंडल की बात करते हैं तो एक कौन-सा आपका जल मंडल, दूसरा आपका कौन-सा स्थल मंडल और तीसरा आपका कौन-सा है? वायुमंडल। सिंपल सी बात है, ठीक है? देखिएगा जल, ठीक है? जल मंडल की बात करते हैं तो जलीय भाग क्या कहलाता है? जलमंडल कहलाता है, जिसके अंदर आपके जल में रहने वाले जीव-जंतु वगैरह पाए जाते हैं। स्थल मंडल की बात करते हैं तो पृथ्वी का ठोस भाग, जमीनी भाग, जिसके ऊपर खास करके मनुष्य जाति निवास करती है, उसके साथ साथ में और भी जानवर, चौपाई जानवर भी उसके ऊपर निवास करते हैं और बहुत सारे सैकड़ों प्रजातियां यहाँ क्या करती है? निवास करती है। उसके बाद देखिएगा तीसरा, धरातल से ऊपर यानी कि जो ठोस भाग है, पृथ्वी का धरातल वाला भाग है, उसके ऊपर जहां यानी कि गैसेज पाई जाती है, वह जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? आपका वायुमंडल कहते हैं। और ध्यान रखना ये तीनों आपके जैव मंडल है, उस जैव मंडल के लिए तीनों ही बहुत क्या होते हैं? अति महत्वपूर्ण होते हैं। ओके, तो ये क्या हुआ आपका? पृथ्वी के ऊपर कितने मंडल है? तो आपको 3 मंडल बताने हैं, ठीक है? एक आपका जल मंडल, एक स्थल मंडल और एक आपका क्या है? वायुमंडल। सिंपल है, ज्यादा कोई इतनी वो खास बात नहीं है। और देखिएगा दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 7वीं की सामाजिक विज्ञान। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार सर ये क्या पढ़ा रहे हैं? 7वीं की सामाजिक विज्ञान, एक छोटी क्लास की जो बुक है वो हम पढ़ रहे हैं, हम इतनी बड़ी बड़ी एग्जाम की तैयारी करते हैं। दोस्तों इन बुक्स के अंदर इतना कुछ है, इतना कुछ है, जो आपको ध्यान रखना एक बहुत बड़ी पुस्तक के अंदर भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो ये बहुत जरूरी है इनको पढ़ना। अब देखो आगे क्या आता है? आगे ये लिखता है कि ये तीनों मंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तभी आपका किसकी संरचना होती है? तो आपके जैव मंडल की क्या होती है? संरचना होती है। एक जैव मंडल का जो निर्माण होता है, वह निर्माण आपका कब होगा? जब ये तीनों चीजें होंगी, तभी जाकर के ध्यान रखना वह क्या कहलाएगा? आपका जैव मंडल कहलाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वह पूछ सकता है जैव मंडल के अंदर कितने मंडल आते हैं? देखिएगा कितनी एक गजब की बात है। ये देखिएगा यहाँ कह रहा है कि पृथ्वी के ऊपर कितने मंडल है? तो पृथ्वी के ऊपर 3 मंडल है। फिर देखिएगा और इसको थोड़ा-सा हट करके पढ़ें, तो वो आपसे पूछ सकता है कि जैव मंडल के अंदर कितने मंडल आते हैं? तो ये जैव मंडल के अंदर ये तीनों मंडल आते हैं। ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो आगे। उसके बाद में नेक्स्ट तथ्य की बात करते हैं। अगला देखिएगा, ये देखिएगा। ये इसका एक फोटो है, एक चित्र है। इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ना। देखिएगा 3 चीजें हैं। एक तो ये क्या हो गया आपका? वायुमंडल। ये हो गया आपका क्या? जलमंडल। ये हो गया आपका क्या? स्थल मंडल। अभी अभी अपन पढ़ के आए। और ये जो तीनों है, ठीक है ना, इन तीनों को, ये तीनों आपस में जब मिल जाते हैं तो तीनों के मिलने से ही आपके किसकी संरचना होती है? तो आपके जैव मंडल की क्या होती है? संरचना होती है। तो ये उसके लिए बहुत जरूरी होता है। ये जल आ गया, ये आपका स्थल हो गया और ये आपका क्या हो गया? वायुमंडल हो गया। ओके, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, इसको पढ़ना। ये तीनों बहुत जरूरी है। इन तीनों के मिलने से ही आपके जैव मंडल का क्या हो सकता है? निर्माण हो सकता है। नेक्स्ट देखो आगे। दूसरे तथ्य की अगर बात करते हैं तो दोस्तों, अगला आता है आपका जैव मंडल का विस्तार। हमारा जो सौर मंडल है, उस सौर मंडल के अंदर आपका जैव मंडल है। इस जैव मंडल का जो विस्तार है, वो विस्तार कहाँ तक पाया जाता है? ठीक है, ये बड़ा मोस्ट है। तो इसका विस्तार है, उसकी बात करें तो देखिएगा, वह हर स्थान जहां किसी भी रूप में जीव के चिन्ह हो। यानी कि सौर मंडल के अंदर चाहे वह कैसा भी स्थल हो, चाहे वह आपका जल स्थल हो, चाहे वह आपका वायुमंडल हो, चाहे वह आपका स्थल मंडल हो, ठीक है, कोई सा भी मंडल हो, अगर वहां पे जीव के चिन्ह पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि जहां जीव निवास करता है, तो वह आपका किसका विस्तार है? तो वह आपका जैव मंडल का क्या माना जाता है? विस्तार माना माना जाता है। ठीक है, अब इसका देखिएगा और इसकी थोड़ी सी आगे व्याख्या देखिएगा। स्थल के नीचे यानी पृथ्वी के नीचे, आपकी गहरी गुफाओं के अंदर, बिलों में, सागर में, सागर की गहरी जो खाइयां हैं, उनके अंदर भी आपका क्या है? तो आपका जीव निवास करते हैं। तो ये भी आपका किसके अंदर आता है? तो ये सारी चीजें आपकी किस में आती है? ये सब यानी कि आपके जैव मंडल का विस्तार है। जैव मंडल में पाई जाने वाले जीवों को हम दो भागों के अंदर क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका क्या है? जो आपका
जैव मंडल है, इस जैव मंडल के अंदर पाए जाने वाले जितने भी आपके जीव जंतु हैं, उनको अपन कितने भागों के अंदर बांट सकते हैं, उसको अंदर अपन दो भागों के अंदर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहला है आपका क्या, वनस्पति जगत, और दूसरा आपका क्या है, जीव जगत। वनस्पति जगत है, उसके अंदर खास करके आपके क्या आते हैं, पेड़ पौधे। ठीक है, आप झाड़ियां भी कह सकते हो, आप घास भी कह सकते हो। ये किसके अंदर आता है दोस्तों आपका, तो ये आपका वनस्पति जगत के अंदर आता है। जीव मंडल की अगर बात करते हैं तो मनुष्य के साथ में ध्यान रखना, आपके मनुष्य के साथ साथ में स्थल है, जल है, वायु में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, वह आपके किसके अंदर आते हैं, तो वह आपके जीव जगत के अंदर आते हैं। और वनस्पति जो आपका जगत, उसके अंदर आपके क्या आते हैं, तो पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है, ये अच्छी चीज है, इसको याद रखना कि आपसे पूछ सकता है कि आपके जैव मंडल है, उस जैव मंडल के जीव जंतुओं को कितने भागों के अंदर बांट सकते हैं। तो एक ऑप्शन के अंदर आपसे डाल सकता है, एक दो तीन चार जो भी है, तो इसको याद रखना है। ठीक है ना, कितने भागों के अंदर, दो भागों के अंदर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे। उसके बाद में अगले कंसेप्ट की अगर बात करते हैं दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, देखिएगा, पारितंत्र का अर्थ और महत्व है। तो सबसे पहले तो अपने को पारितंत्र का जो अर्थ है वो अर्थ समझना है कि पारितंत्र होता क्या है। तो पारितंत्र क्या होता है दोस्तों, देखिएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है ना, दो चीजों का आपस में मिलना पारितंत्र कहलाता है। और वो दो चीजें कौन कौन सी आपकी, देखिएगा, जैविक, जैविक को आप सजीव भी कह सकते हो। ठीक है, अजैविक, अजैविक को आप क्या कह सकते हो, निर्जीव भी कह सकते हो। ठीक है, जीव यानी कि जिसमें जीव, जैविक यानी कि जिसमें जीव निवास करता है, सजीव यानी कि जो आपके सांस वगैरह लेते हैं, निर्जीव यानी कि जो सांस वगैरह नहीं लेते, जिनको काटने पीटने पर उनके कोई किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती, इस प्रकार के जो आपके पदार्थ है वो किस में आते हैं, निर्जीव के अंदर आते हैं। अब देखिएगा कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, सजीव का और निर्जीव का, या जैविक का, अजैविक का। ठीक है, जो पर्यावरण है उनका आपस में जो संबंध होता है, उस संबंध को ही क्या कहा जाता है, आपका पारितंत्र कहते हैं। कितनी गजब की बात है। आपसे पूछ सकता है कि पारितंत्र के अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं, पारितंत्र में कौन कौन आते हैं। तो पारितंत्र के अंदर आपके निर्जीव भी आते हैं, तो पारितंत्र के अंदर आपके सजीव भी आते हैं। ये दोनों इसके अंदर क्या होते हैं, काउंट होते हैं। और यहाँ पे थोड़ा इतना जरूर ध्यान रखना, अगर वो पूछेगा तो एक में तो डालेगा आपका सजीव और दूसरे के अंदर डालेगा आपका अजैविक। ये कई बार उसने किया है ऐसा, तो इसका आप लोग थोड़ा ध्यान रखोगे। फिर देखिएगा आगे, अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो देखिएगा, सजीव, सजीव के अंदर आपके कौन आ गए, मनुष्य और क्या है, वनस्पति। फिर थोड़ी मेरी तबीयत खराब है तो कोई बात नहीं। एक है निर्जीव। देखिए, निर्जीव की अगर बात करते हैं तो निर्जीव के अंदर आपका क्या आता है, जल है, मिट्टी है, पत्थर है। अब कितनी महत्वपूर्ण बात है, देखिएगा, मनुष्य है, ये दोनों, ये देखिएगा, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं एक दूसरे को। जैसे कैसे प्रभावित करते हैं, देखिएगा, मनुष्य है, मनुष्य आपके जल के बिना नहीं रह सकता, तो मनुष्य के जीवन को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, दूसरे तथ्य की बात करें तो वनस्पति, वनस्पति तो आपकी जल के बिना भी नहीं रह सकती, तो वनस्पति के लिए मिट्टी बड़ी क्या होती है, आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से देखिएगा, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगर थोड़े से प्राचीन काल की बात करें, ठीक है, थोड़े पाषाण काल की अगर बात करते हैं हिस्ट्री के अंदर, तो आपके देखिएगा, मनुष्य था, वह पत्थर के बिना अपना जीवन नहीं जी सकता था, क्योंकि वह पत्थरों से क्या किया करता था, शिकार किया करता था। आज भी देखिएगा, मनुष्य पत्थर से अपने आवास का क्या करता है, निर्माण करता है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि आपकी कौन सी चीजें, जो निर्जीव चीजें होती है, वह भी सजीव चीजों को क्या करती है, प्रभावित करती है। कहने का मतलब कि आपका सजीव का, ठीक है, और आपके निर्जीव का आपस में जो संबंध है, उस संबंध को ही आपका क्या कहा जाता है, तो पारितंत्र कहा जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, समझने लायक चीज है, याद रखना इसको। ठीक है, ये खास करके आपके टीचर भर्ती के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गजब चीज है, ये ध्यान रखना। आगे देखो नेक्स्ट। उसके बाद में नेक्स्ट तथ्य की अगर बात करते हैं तो देखिएगा क्या आता है। अब देखिएगा, सभी जीव जंतु, सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर मनुष्य भोजन नहीं करेगा, कोई जीव है, कोई पशु है, अगर वो भोजन नहीं करेगा तो उसको ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी तो वह जीवित नहीं रहेगा। इसलिए ध्यान रखना, उसके जिंदा रहने के लिए उसको ऊर्जा की बहुत अति आवश्यकता होती है।
और यह ऊर्जा उन्हें एक दूसरे पर निर्भर और पर्यावरण से क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, ये श्रृंखला चक्र की मैं बात कर रहा हूं, जो खाद्य श्रृंखला चक्र है उसकी बात कर रहा हूं मैं। बहुत जरूरी है एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना। ठीक है, एक जीव दूसरे जीव को अपना क्या बनाता है, भोजन बनाता है। अभी मैं बताता हूं आपको, आगे देखिएगा। पृथ्वी और उसमें निवासित हर जीव की ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप लोगों को 100% याद रखना है कि प्रकृति के अंदर, इस कायनात के अंदर, चाहे वह कोई भी जीव है, उस जीव की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है, वह मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है। चाहे वह आपका क्या हो, चाहे वह आपका जानवर हो, चाहे वह आपका क्या हो, मनुष्य हो, चाहे वह आपका क्या हो, पादप हो, ठीक है, पौधे हो, घास हो, कोई भी हो, आपके स्थल के आपके स्थल मंडल में रहने वाले प्राणी हो, आपके जल मंडल में रहने वाले जीव जंतु हो, आपके वायुमंडल में रहने वाले जीव जंतु हो, हर एक व्यक्ति की ऊर्जा का जो स्रोत है दोस्तों, वह स्रोत क्या है, सूर्य है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिएगा, अगर दूसरे तथ्य की अगर बात करें अपन, तो ये देखिएगा, ये बड़ी गजब की चीज है, इसको तो आप लोगों को किसी भी सूरत में छोड़ना ही नहीं है। ठीक है ना, ये एक दो बार एग्जाम के अंदर पूछ भी लिया गया है। ठीक है, देखिएगा क्या है, खाद्य श्रृंखला, ये एक चक्र है दोस्तों। देखिएगा, अभी अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि इस कायनात के अंदर, इस प्रकृति के अंदर जो कुछ भी है, उसकी जो ऊर्जा का स्रोत है, वो स्रोत क्या है, सूर्य है। देखिएगा, अब ये चीज नहीं कि, ये चीज समझना बहुत अति आवश्यक है। देखिए ऊर्जा, सॉरी आपका सूर्य, सूर्य से ऊर्जा किसको प्राप्त हो रही है, तो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हो रही है आपके किसको, पादप यानी कि पेड़ पौधों को। ठीक है, जो क्या कहलाता है, उत्पादक कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्पादक। फिर देखिएगा, इसको कौन खाते हैं, आपके कीट। ठीक है, जो क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। फिर देखिएगा, कीट को कौन खा रहा है, चूहा, जो क्या होता है, सर्वाहारी होता है। सर्वाहारी का मतलब वो शाकाहारी भी होता है, और वो क्या होता है, वो मांसाहारी भी होता है। वो कहलाता है क्या, आपका सर्वाहारी। फिर देखिएगा, आपका चूहा है, वो चूहे को कौन खा रहा है, सांप खा रहा है। ठीक है, उसके बाद में सांप को कौन खा रहा है, आपका बाज खा रहा है। फिर बाज की डेथ हो जाती है, बाज की मृत्यु हो जाती है, तो बाज है उसको मिट्टी के अंदर मतलब उसको डाल देते हैं, दफना देते हैं। तो देखिएगा, वह किसमें एक अपघटक जो तत्व होते हैं, उन तत्वों के अंदर क्या हो जाता है, मिल जाता है। ये जो आपके अपघटक तत्व होते हैं, इनसे भी देखिएगा आपके ये पेड़ पौधे हैं, ये क्या प्राप्त करते हैं, पोषक तत्व क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अब ये तो हो गया एक श्रृंखला चक्र। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को कौन दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। देखिएगा, सर्वाहारी चूहा क्या होता है, सर्वाहारी होता है। ठीक है ना, और आपकी बिल्ली होती है, वह भी क्या होती है, सर्वाहारी होती है। बिल्ली मांसाहारी भी होती है, बिल्ली शाकाहारी भी होती है। ठीक है ना, तो आपका कुत्ता होता है, कुत्ता भी क्या होता है, आपका सर्वाहारी होता है। ठीक है, क्योंकि वह मांस भी खाता है, और वह दूसरी जो चीजें होती है वो भी खाता है, तो वो शाका आपका सर्वाहारी है। ओके, तो अब इसमें कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया कि आपका प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। तो प्राथमिक उपभोक्ता दोस्तों कौन होता है, शाकाहारी होता है। आपका द्वितीय उपभोक्ता कौन होता है, तो वह होता आपका सर्वाहारी होता है। और आपका तृतीय जो उपभोक्ता होता है, वह आपका कौन होता है, तो वह आपका मांसाहारी होता है। यहाँ पे 1, 2 और 3, ये तीन क्वेश्चन। और देखिएगा, आपका एक ये बहुत गजब का क्वेश्चन जो मैं आपको पीछे बता चुका हूं। देखिएगा, ये तीन क्वेश्चन यहाँ पे बहुत गजब के हैं। वो पूछता है कि आपका प्राथमिक यानी कि प्रथम उपभोक्ता कौन होता है, तो शाकाहारी होता है। द्वितीय उपभोक्ता कौन होता है, तो आपका सर्वाहारी होता है। और तृतीय उपभोक्ता आपका कौन होता है, तो मांसाहारी होता है। ठीक है, और उत्पादक कौन होता है, तो उत्पादक आपके पेड़ पौधे। ठीक है, और इनको ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो सूर्य से प्राप्त होती है। इस कारण देखिएगा दोस्तों, आपकी प्रकृति के अंदर जो भी जीव जंतु पाया जाता है, ये इसको क्या देता है, ऊर्जा, ये इसको देता है, ये इसको देता है, ये इसको देता है, ये इसको देता है, ये मर जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ से पोषक तत्व कौन प्राप्त करता है, तो आपके पेड़ पौधे। इस प्रकार से ध्यान रखना, ये आपका एक क्या कहलाता है, तो ये आपका एक श्रृंखला चक्र है। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा और मैं आपको
विस्तार से बताने का प्रयास करता हूं। देखिएगा क्या लिखता है, एक उदाहरण से अपन समझते हैं। क्या समझते हैं? सूर्य की ऊर्जा से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल बात है। तब मृदा से क्या करते हैं? पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। देखिएगा ये पोषक तत्व प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या क्या कह रहा है, पेड़ पौधों से एक कीट अपना भोजन प्राप्त करता है, बिल्कुल ये देखिएगा कीट क्या कर रहा है, भोजन प्राप्त कर रहा है। उसके बाद में क्या है, उसी कीट को चूहा उसको क्या कर जाता है, चूहा खा जाता है, ठीक है, अपना भोजन बना लेता है, उससे ऊर्जा प्राप्त करता है। चूहे को क्या खा जाता है, सांप खा जाता है। सांप को कौन खा जाता है, बाज खा जाता है। फिर देखिएगा, बाज के मरने के बाद अपघटक जीव उसे मिट्टी में मिला देते हैं। ये देखिएगा, ये मर गया, इसको अपघटक तत्व थे उन्होंने किसमें मिला दिया, मिट्टी के अंदर। फिर मिट्टी से देखिएगा पादप आपकी क्या प्राप्त करते हैं, तो पोषक पोषक तत्व क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखना आपका, एक क्या है, तो इस प्रकार से एक जो खाद्य श्रृंखला वो क्या होती है, पूरी होती है। वास्तव में क्षेत्र में कई खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल जाल होता है, जिसे क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। ओके, तो ये अपना एक क्या था। अब ये देखिएगा यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, देखिएगा क्या कह रहा है, सूर्य सूर्य की सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और यही ऊर्जा एक प्राणी से दूसरे प्राणी में खाद्य श्रृंखला के रूप में क्या होती है, हस्तांतरित होती है। यानी कि एक प्राणी से दूसरे प्राणी के अंदर ये क्या करती है, जाती है, प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कौन सा चक्कर था, तो ये आपका एक खाद्य श्रृंखला चक्र माना जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे जो मैंने आपको बता दिए। आगे देखिएगा नेक्स्ट, अगर दूसरे कोटेशन की बात करते हैं तो देखिएगा इसके अंदर क्या आता है। अब ये कह रहा है कि आपका जो पारितंत्र का जो संतुलन है वो संतुलन बहुत जरूरी होता है। अगर ये संतुलन बिगड़ गया तो ध्यान रखना आपकी जो खाद्य श्रृंखला है, उस खाद्य श्रृंखला को ये निश्चित रूप से क्या करेगा, प्रभावित करेगा, ठीक है। जैसे देखिएगा वर्तमान के अंदर क्या है, वर्तमान में जो मनुष्य जाति है, उस मनुष्य जाति के द्वारा मनुष्य जाति ने अपने स्वार्थ के लिए क्या कर दिया है, मनुष्य जाति ने अपने स्वार्थ के लिए आर्थिक विकास के नाम पर और क्या है, पारितंत्र को बहुत क्या पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया। अब उसने पारितंत्र को कौन कौन से नुकसान पहुंचाए, इसकी बात करें तो पारितंत्र को वह नुकसान क्या क्या पहुंचा रहा है, देखिएगा। एक तो सबसे बड़ा जो नुकसान पहुंचा रहा है वह प्रकृति को पहुंचा रहा है। क्या नुकसान पहुंचा रहा है, देखिएगा, आपके प्राकृतिक के जो वनस्पति है, ठीक है, उस वनस्पति और जीव जंतुओं का वह लगातार क्या कर रहा है, विनाश कर रहा है। पेड़ पौधों को मनुष्य जाति लगातार अपने स्वार्थ के लिए क्या कर रही है, काट रही है, ठीक है। देखिएगा जीव जंतुओं को वो मार रहा है, ठीक है। जैसे हाल ही की बात करते हैं तो देखिएगा हमारे देश के अंदर शेर है, ठीक है, आपका जो टाइगर है, ठीक है, ये जो आपके गोडाउन है, ये जो आपके जंतु हैं, जीव जंतु है, इनकी जो तादाद है ये लगातार घटती जा रही है। और ये क्यों घट रही है, ये इसलिए घट रही है क्योंकि आपका जो मनुष्य है, वह मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए इनको दिन प्रतिदिन क्या कर रहा है, मार रहा है, ठीक है। और देखिएगा जैसे मान लो कि वह लगातार किसको मार रहा है, शेरों को मार रहा है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि टाइगर है, उस टाइगर को वो क्या कर रहा है, मार रहा है। अगर टाइगर जमीन के ऊपर शेर ही नहीं रहेंगे, ठीक है ना, तो ध्यान रखना आपके जो शेर जिन जानवरों को खाते हैं, गाय है, भैंस है, हिरण है, चीतल है, ठीक है, तो उनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब उनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो ध्यान रखना वनस्पति को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि वो वनस्पति बहुत ज्यादा खाएंगे। इस प्रकार से ध्यान रखना आपका पारितंत्र है, वह पारितंत्र मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए लगातार क्या करता जा रहा है, तो उसको एक विनाश की ओर धकेल रहा है। उसके बाद अगला देखिएगा, उसके बाद में पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा पॉइंट बहुत गजब का है, उर्वरकों और आपके जो कीटनाशक है उनका बहुत प्रयोग कर रहा है, ठीक है। देखिएगा आज के जमाने के अंदर अगर मैं सिंपल सी अगर करता हूं, तो जैसे किसान एक गेहूं की खेती करता है, उस गेहूं की खेती के अंदर जिस दिन वह खेत को बोना शुरू करता है, उस दिन से लेकर जिस दिन तक वह अपनी फसल को क्या नहीं कर लेता है, काट नहीं लेता है, तब तक लगातार वह किसका प्रयोग करता रहता है, उर्वरकों का, आपके कीटनाशक पदार्थ है उनका क्या करता रहता है, प्रयोग करता रहता है। अब ये कीटनाशक है, ये देखिएगा जमीन होती है, ठीक है, उस जमीन की जो उर्वरा शक्ति होती है, उस उर्वरा शक्ति को ये क्या पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना,
जब जमीन की उर्वरा शक्ति को ये नष्ट कर देगा तो ध्यान रखना उसके अंदर आपका कुछ भी पैदा नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, कीटनाशकों के द्वारा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब देखिएगा क्या कह रहा है, वायुमंडल की गैसों के अनुपात का बदलना, वर्तमान को पर्यावरण को प्रदूषित करना आदि के द्वारा पारितंत्र को संतुलित संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा है। देखिएगा वर्तमान के अंदर बरसात का कम होना, ये सारे के सारे आपत्ताएं आना, ये सारे के सारे किसके परिणाम है? तो ये ध्यान रखना, अपनी जो पारितंत्र है उस पारितंत्र का जो संतुलन है वह संतुलन लगातार क्या करता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य, सिंपल सी बात है, अगर आप मुख्य रूप से वनस्पति को नुकसान पहुंचा रहे हो, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो आपका जो पारितंत्र है वह पारितंत्र मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं बिगड़े बिना रह ही नहीं सकता। वह बिगड़ जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। और जब कोई चीज प्रदूषित हो जाती है तो उसके जो मायने हैं वो बड़े क्या होते हैं, बेकार होते हैं, खतरनाक होते हैं। वो आपकी हर एक चीज को क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, पारितंत्र है, इस पारितंत्र को संतुलित करना बहुत ही क्या है, जरूरी है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट तथ्य की अगर बात करें, अगला देखो क्या है, अगला है आपका पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ठीक है, या स्थलाकृतियां। पृथ्वी का जो धरातल है, पृथ्वी का जो स्थल है, उस स्थल के ऊपर कौन कौन से स्थल रूप है जो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिएगा एक क्या है, पर्वत है। पर्वत हमारे जीवन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। पठार, आपके मैदान, आपके नदी बेसिन, आपके समुद्र व तटीय मैदान और द्वीप, ये सब चीजें आपकी किसके अंदर आती है, तो ये स्थल रूप के अंदर आती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ क्या बनता है, वो आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से आपकी पृथ्वी की स्थल रूप का एक भाग नहीं है। ऑप्शन में डाल सकता द्वीप, ऑप्शन में डाल सकता मैदान, ऑप्शन में डाल सकता नदी। ठीक है, तो ये आपके 6 हैं, ये 6 के 6 आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, अब देखिएगा एक एक की अगर चर्चा करते हैं, एक एक की बात करें। ठीक है, खास करके ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिएगा पर्वत किसको कहते हैं। ठीक है, अपन आज तक ये जानते थे कि पर्वत यानी कि हर एक जो पहाड़ होता है वह किस में आता है, पर्वत में आता है। चाहे वह छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वह हिमालय हो, चाहे वह कंचनजंगा हो, चाहे वह आपका अरावली हो, कोई भी, सबको अपन क्या बोलते हैं, पहाड़ बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप कंपटीशन की दुनिया, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप कंपटीशन की दुनिया के अंदर अपना एक नायाब स्थान रखना चाहते हो, तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्या रखनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी। जैसे देखिएगा पर्वत किसको कहते हैं, ऐसे स्थान जो प्राकृतिक रूप से आसपास के स्थानों से 600 मीटर से अधिक ऊंचे वह सैकड़ों किलोमीटर क्या होते हैं, लंबे होते हैं, उनको क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये जमीन है, स्थल है, तो और इसका आसपास का ये भाग है, तो यहां से लगभग कितना मीटर ऊंचा होना चाहिए, तो आपका 600 मीटर क्या होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। ठीक है ना, वो उठा हुआ जो भाग होता है, वो ऊंचा जो भाग होता है, उस भाग को क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। ठीक है, और ये कितने, सैकड़ों किलोमीटर तक क्या होने चाहिए, लंबे होने चाहिए। 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, हजारों किलोमीटर की संख्या किलोमीटर की संख्या में भी ये क्या हो सकते हैं, वो लंबे हो सकते हैं। ठीक है, तो एक तो पर्वत की परिभाषा याद रखनी है, पर्वत यानी कि कितना मीटर ऊंचा होना चाहिए कम से कम। ठीक है ना, तो 600 मीटर। ओके, नेक्स्ट देखो आगे। उसके बाद में दूसरे तथ्य की अगर बात करते हैं, अगला देखिएगा। नेक्स्ट आता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो आता है आपका एक बहुत ही अच्छी गजब की बात बताने वाला हूं मैं आपको यहाँ पे, जो बहुत ही शानदार होगी। देखिएगा, पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, सब लोग जानते हैं, कोई इतना खास नहीं है। अगर एग्जाम में आएगा तो सबका सही भी जाएगा। जो पृथ्वी की विशालतम पर्वत श्रृंखला हिमालय में स्थित है, बिल्कुल ये भी सब जानते हैं कि ये हिमालय के अंदर स्थित है। उसके बाद देखिएगा इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 8,848 मीटर है, ये भी सब जानते हैं। तीन बातें, तीनों बड़ी क्या है, सिंपल है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे एक अलग प्रकार की बात है, और वो क्या है, जब पर्वत एक रेखा के क्रम में होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, जैसे कैसे होते हैं देखिएगा, जैसे एक रेखा क्रम में होने चाहिए, जैसे ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये जो क्रम होता है दोस्तों, ठीक है ना, ये जो क्रम होता है,
इस क्रम को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो आपकी पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, यानी कि पर्वतों की एक श्रृंखला, लगातार एक जो रेखा होती है, एक लाइन होती है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको पर्वत श्रृंखला के नाम से क्या किया जाता है, पुकारा जाता है। मस्ट और इम्पोर्टेंट जो चीज है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर अब आने वाली है। ठीक है, और इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि वाकई में यार ये भी एक क्या है, अलग ही प्रकार की चीज है। देखिएगा क्या है, मैंने नोट लगा के इसको आपको बताने का प्रयास किया है। माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची पर्वत चोटी पृथ्वी पर मौजूद है। माउंट एवरेस्ट है जो आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है, 8,848 मीटर उसकी ऊंचाई है। उससे भी ऊंची एक चोटी है हमारी पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है, फर्क इतना है कि हिमालय है ये आपके पृथ्वी के धरातल के ऊपर है, पृथ्वी के ठोस भाग के ऊपर स्थित है। लेकिन वह जो मतलब हिमालय आपके माउंट एवरेस्ट से ऊंची है, वह समुद्र की तल्ली पर स्थित है, यानी कि समुद्र है, उस समुद्र का जो तल है, धरातल है आपके समुद्र का, उसके ऊपर स्थित है। ठीक है, समुद्र के नीचे भी पर्वत होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आप लोगों ने अगर जलयान का टॉपिक पढ़ा तो उसके अंदर जलयान को एक पर्वत से कैसे बनाया जाता है, उसके ऊपर लाइटिंग वगैरह लगा दी जाती है। ठीक है, प्रशांत महासागर में एक पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। ठीक है, कौन से महासागर में, प्रशांत महासागर के अंदर, और उसका नाम क्या है, मोनाकी पर्वत। ठीक है, ये मोनाकी पर्वत है, ये आपके माउंट एवरेस्ट से भी क्या है, ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वह आपकी 8,848 मीटर है। ठीक है, लेकिन मोनाकी पर्वत है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 10,205 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है, 10,205 मीटर ऊंचा है मोनाकी पर्वत। लेकिन ये किसके अंदर है, ये प्रशांत महासागर के अंदर है, और इसका अधिकांश भाग है ये किससे ढका हुआ है, तो ये समुद्र से ढका हुआ है। ये समुद्र में क्या है, डूबा हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है यहाँ पे, अगर वो पूछता है कि माउंट एवरेस्ट से ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है ना, किसका, मोनाकी पर्वत का, जिसकी ऊंचाई कितनी है, आपकी 10,205 मीटर है, जो किसके अंदर है, प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे। उसके बाद में आता है, देखिएगा पर्वत है, ये पर्वत क्या करते हैं, जो पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, छोटी मोटी जो भी पहाड़ियां होती है, वो सारे के सारे, ध्यान रखना, वर्षा को क्या करते हैं, बड़ा प्रभावित करते हैं। ठीक है, ऊंचे ऊंचे जो पर्वत होते हैं, उन पर्वतों से टकरा करके बादल अक्सर क्या करते हैं, बारिश करते हैं, बरसात करते हैं। ये तो अपन ने देखा भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को ही बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। अगर वो पूछता है कि पर्वत का पवनमुखी भाग कौन सा होता है, तो जैसे देखिएगा, मैं आपको आगे फोटो से समझाने का प्रयास करूंगा इसको। यहाँ पे मैं आपको केवल इनकी परिभाषाएं वो बता देता हूं। देखिएगा, पवनमुखी भाग, पर्वत के जिस तरफ बादल क्या करते हैं, बरसात करते हैं, उसको क्या कहते हैं, आपके पवनमुखी भाग। ठीक है, फिर क्या है देखिएगा, फिर ये कहता है कि आपके विमुखी भाग, इसका उल्टे वाला भाग क्या हो जाएगा, पवन विमुखी भाग हो जाएगा। यानी कि पर्वत का दूसरी तरफ का भाग, यहां कम बरसात होती है, और इसे क्या कहा जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, आगे समझेंगे इसको अपन। फिर देखिएगा, मैंने आपको तीन वर्ड दिए, एक है गद्दी, एक है बकरवाल, और एक है भोटिया। ये तीनों याद रखने हैं। ये हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली एक जनजाति है। ठीक है, जनजातियों के कुछ एक क्या है, नाम है, और ये मुख्य रूप से किसका कार्य करते हैं, तो ये आपके पशुपालन का कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोटे रूप से आपके कितने टाइप के क्वेश्चन बने, तो आपके तीन टाइप के क्वेश्चन बने। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन बने, एक तो पूछ सकता है पवन पवन मुखी भाग होता है वह कौन सा होता है, तो जिस साइड के अंदर बरसात होती है। पवन विमुखी भाग, जिस साइड के अंदर बरसात तो होती है लेकिन कम होती है। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, आपका वृष्टि वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, एक फिर ये क्या कह रहा है, ये तीन, इस बकरवाल को तो सब जानते हैं, क्या है, बकरवाल को तो सब जानते हैं, लेकिन आप लोगों को एक तो गद्दी और एक भोटिया,
ये दो आपकी जातियां हैं जो हिमालय क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, और इनका जो मुख्य कार्य होता है वह क्या होता है, आपका पशुपालन करना होता है। अब देखिएगा, अब बात करते हैं किसकी। अभी अभी मैं बात कर रहा था आपसे, ठीक है, पवनमुखी भाग की और पवन विमुखी भाग की। देखिएगा, ये यहाँ पे आपका क्या है, आपका सागर है, समुद्र है, ठीक है। इससे क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, ठीक है ना। वाष्पीकरण होता है मतलब कि आपका जो जल होता है, पानी होता है, उस पानी का क्या होता है, वाष्प बनता है, उसकी भाप बनती है। भाप बन करके ये ऊपर उठता है, फिर ये ध्यान रखना क्या करता है, हवाओं के साथ पर्वत के इधर आता है, ठीक है ना। हवाओं के साथ ये जब ये यहाँ आता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये एक एक बादल का रूप धारण कर लेता है। जब ये बादल का रूप धारण कर लेता है, तो इन ऊंचे पर्वतों से बादल है, वो बादल क्या करता है, टकराता है। अब ये टकराता तो क्या होता है, ये अधिकांश जो बरसात होती है वो बरसात यहीं कर देता है ज्यादातर, ठीक है। अब यहाँ तक पहुंचते पहुंचते एक तो इसके अंदर आपका जो जल होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है, पानी की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ तो ये बहुत ज्यादा क्या करता है, बरसात करता है, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पे ये बरसात बहुत कम करता है, क्योंकि पानी इसके अंदर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, तो आपके वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। और ये क्या कहलाता है, अब तीन ही चीजें जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, कि पवन विमुखी भाग या ढाल कौन सा, जिस भाग के अंदर पर्वत का विभाग, जिसके अंदर आपके बादल बहुत ज्यादा क्या करते हैं, बरसात करते हैं। और आपका पवन विमुखी भाग, जिसको और क्या कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। तो ये आपका कौन सा भाग है, जो आपका जिस भाग के अंदर बादल बरसात तो करते हैं लेकिन कम करते हैं। देखिएगा यहाँ पे एक अंतर और है समझना, यहाँ पे देखिएगा आपके पेड़ पौधे बहुत हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे आपको क्या मिलेंगे, न के बराबर मिलेंगे, मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपका दो चीजें, पवन विमुखी भाग और पवन मुखी भाग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो आगे, आगे चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरा देखिएगा, नेक्स्ट अगला आता है कि पठार। अब बात करते हैं किसकी, पठार की। पठार यहाँ पे केवल मैं केवल आपको, अब ध्यान रखना, जितना वैसे पठार की बात करें तो पठार के ऊपर, पठार अपने आप के अंदर एक बुक है, पठार अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एक चैप्टर है। लेकिन अपन कौन सी क्लास की बुक पढ़ रहे हैं, सातवीं क्लास की बुक पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर जितना दिया है मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूंगा। जैसे जैसे मैं आपको अब सातवीं की कंप्लीट कर दूंगा, फिर आठवीं की, फिर नौवीं की, फिर 10वीं की, फिर 11वीं, 12वीं, ठीक है, फिर आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिएगा, जैसे जैसे यहाँ पे अपन केवल पठार के बारे में इसकी परिभाषा पढ़ रहे हैं, थोड़ा और आगे चलेंगे तो पठार का और बहुत ज्यादा विस्तृत पढ़ना ना चाहेगा, तो वो ऐसे ऐसे अपन आगे पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, पठार कम ढाल वाले होते हैं, क्या होते हैं, कम ढाल वाले, ऊंचे, और क्या होते हैं, चौड़े भूभाग को क्या कहा जाता है, आपका पठार कहते हैं। जो उसकी खास बात, वो समतल होता है, ठीक है ना। दो पठारों के नाम याद रख लेना, दक्कन का पठार और छोटा नागपुर पठार, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, अब मैदान की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मैदान की बात करें। तो मैदान अपने आप के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैदान, ध्यान रखना, क्या लिखता है, समतल भूभाग को क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं, सबको पता है, ठीक है। सपाट जो जमीन होती है, सपाट जमीन का जो भूभाग होता है उसको क्या कहा जाता है, आपका मैदान कहते हैं। अब इसके अंदर समझने वाली और याद रखने वाली केवल इंपॉर्टेंट चीज एक ही है, और वो क्या है, औसत समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई होती है वह 300 मीटर से कम होती है, 300 मीटर से ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब जैसे ये आपका क्या है, ये समुद्र है, ठीक है। तो इससे लगभग कितना, 300 मीटर की ऊंचाई के ऊपर जो समतल भूभाग होगा, उस समतल भूभाग को आपका क्या नाम दिया गया है, तो आपका मैदान नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया, मैदान। तो इसके अंदर दोस्तों केवल ये याद रखना है कि आपके समुद्र तल से आपके मैदानों की जो ऊंचाई होती है वह औसतन कितनी होती है, तो वह लगभग 300 या 300 से क्या होती है, थोड़ी कम होती है। ओके, नेक्स्ट देखो आगे, दूसरे कंसेप्ट की बात करते हैं। तो ध्यान रखना, अगला क्या आता है, आपका पृथ्वी के कुल, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। पृथ्वी के कुल स्थलीय भाग की सतह के लगभग आधे भाग पर क्या है, मैदान है। जैसे ये पृथ्वी है, तो ध्यान रखना, इसके इस आधे भाग के ऊपर आपको लगभग क्या मिलेंगे, मैदान मिलेंगे, ठीक है। अपन आगे पढ़ेंगे, देखिएगा बहुत सारे पंपाज के मैदान हैं, अभी बहुत सारे मैदान हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। तो ये इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लगभग लगभग पृथ्वी के आधे भाग के ऊपर क्या पाए जाते हैं,
मैदान भाग है, समतल भाग है। ओके, नेक्स्ट देखो, ये नदियों द्वारा क्या होते हैं, पोषित होते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, किसके द्वारा, नदियों के द्वारा क्या होते हैं, पोषित होते हैं। यानी कि इनको एक तरह से उपजाऊ कौन करती है, इनका पालन पोषण कौन करती है, तो नदियां करती है। ठीक है, और नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा से, मिट्टी से, मिट्टी के जमने से इनका क्या होता है, निर्माण होता है। इस कारण दोस्तों ये क्या होते हैं, उपजाऊ होते हैं। क्योंकि नदी जब जब आती है तो अपने साथ में बहुत सारी जो मिट्टी है वो मिट्टी लेकर के आती है। ठीक है, और वो मिट्टी क्या होती है दोस्तों, उसके अंदर बहुत प्रकार के जो आपके खाद्य पदार्थ होते हैं वो मिले रहते हैं। ठीक है, अब जैसे ये नदी के साथ में ये आया और यहाँ पर आकर के ये क्या हो गया, जमा हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बहुत क्या रहेगा, उपजाऊ रहेगा। क्या रहेगा, उपजाऊ रहेगा। तो ध्यान रखना, इन मैदानों का जो पोषण करने वाली होती है वो कौन होती है, तो नदियां होती है। और एक चीज का और ध्यान रखना, ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, उपजाऊ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उसके राजस्थान, भारत की अगर बात करते हैं तो आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो विशाल मैदान है वो भारत के अंदर एक बहुत ही क्या है, प्रसिद्ध और विशाल मैदान माना जाता है। इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे, यहाँ पे नहीं। अब देखिएगा, मैदानों की विशेषताओं की बात करते हैं। वाकई में मैदान की विशेषताएं बहुत गजब की है। देखिएगा, कम खर्चे के ऊपर बहुत सारा काम हो जाता है। एक तो सपाट होते हैं, ठीक है, बिल्कुल समतल होते हैं। इस कारण आपका जो परिवहन होता है उसमें किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं आता। ठीक है, सड़क बनाने के अंदर, रेल मार्ग बनाने के अंदर किसी प्रकार का कोई मतलब इतना आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक है, देखिएगा, आपका जैसे सड़क सीधी गई, रेल मार्ग सीधा गया, तो ये बड़ा इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता है। एक जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा हर प्रकार की जो सुविधा है, दूसरे जो भाग है, पठारी भाग है, पर्वतीय भाग है, ठीक है, तो उनमें सबसे ज्यादा जो लोग रहना पसंद करते हैं वह आपके कौन से भाग के अंदर, मैदानी भागों के अंदर रहना पसंद करते हैं। इसका ध्यान रखना, जनसंख्या घनत्व यहाँ का क्या है, बहुत ज्यादा अधिक पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, अगले कंसेप्ट की अगर बात करते हैं तो अगला कंसेप्ट आता आपका, देखिएगा क्या आता है, आपके मैदानों को दो भागों में बांट सकते हैं। मैदान कितने प्रकार के होते हैं, तो मैदान आपके दो प्रकार के होते हैं, दो भागों के अंदर उसको क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। एक आपका क्या कहलाता है, तटीय मैदान, और दूसरा क्या कहलाता है, आपका आंतरिक मैदान। अब समझते हैं अपन, तटीय और आंतरिक मैदान क्या होते हैं। समुद्र के किनारे पर, समुद्र के तट के ऊपर जो मैदान होते हैं उन मैदानों को क्या कहा जाता है, तटीय मैदान कहते हैं। और आंतरिक मैदान जो समुद्र के तट पे न होकर के जो भूमि पर नदियों द्वारा क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, आपका आंतरिक मैदान कहा जाता है। यहाँ पर केवल केवल आपको समझने लायक और याद रखने लायक तथ्य है, बात है, वो एक ही है। ठीक है, कि आपके मैदानों को कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में। और आपके दो भाग कौन से, तटीय मैदान और आंतरिक मैदान, ये इसकी खास बात है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद में आता है नदी बेसिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, नदी बेसिन क्या होता है, मैं आपको आगे चित्र के माध्यम से बताऊंगा, या आप केवल इनको केवल थोड़ी सी परिभाषा आप लोग समझ लेना। तो सबसे पहले देखिए, नदी किसको कहते हैं। आज तक अपन लोगों ने यही सोचा था कि बहता हुआ एक जल का जो धारा होता है, जल की एक धारा होती है, उसको क्या कहा जाता है, नदी कहते हैं। लेकिन वास्तव में दोस्तों ऐसा नहीं है। ठीक है ना, देखिए क्या क्या है, धरातल पर प्राकृतिक रूप से एक धारा के रूप में बहने वाले जल को क्या कहते हैं, नदी कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, प्राकृतिक रूप से। ठीक है ना, प्राकृतिक का मतलब बरसात के रूप से, बरसात के पानी से। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि आपके जो पर्वत है, आपके जो क्या है, पर्वत है, आपके पहाड़ है, ठीक है, उन पहाड़ों के ऊपर जमी हुई जो आपकी क्या है, बर्फ है, ठीक है ना, उस बर्फ से, उस बर्फ के पिघलने से, और जो नदी क्या करती रहती है, बहती रहती है। ठीक है ना, उसको जो आपकी एक जलधारा बहती रहती है उसको क्या कहते हैं, आपकी नदी कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक इंपॉर्टेंट चीज है, कृत्रिम नहीं होगा। कृत्रिम होते तो फिर वो किस में बदल जाएगी, आपकी नहर के अंदर बदल जाएगी। इसलिए ये शब्द आपको याद रखना है। अब देखिए, नदी के भी कई प्रकार होते हैं। जैसे नदी के प्रकार की अगर अपन बात करते हैं तो एक होता है नित्य वाहिनी, सदावाहिनी। नित्य वाहिनी और सदावाहिनी दोनों एक ही है, यानी कि वर्ष भर बहने वाली क्या है, नदियां है। ठीक है, ये या तो आपके जल से, ठीक है, यानी बरसात के पानी से। अब देखिएगा, बरसात का पानी तो, बरसात तो हमेशा तो होती नहीं है, कभी न कभी तो बंद होती है। ठीक है,
तो ये इसका कहने का मतलब है कि ये आपके पर्वतों के अंदर जमी हुई जो बर्फ होती है, उस बर्फ के पिघलने से ये नदियां क्या करती रहती है, बहती रहती है। ओके, मौसमी नदियां देखिएगा, ये केवल केवल कौन सी ऋतु में आती है, तो ये आपकी बरसात की ऋतु में आती है। कौन सी ऋतु में आती है, तो ये आपकी जो बरसात की ऋतु होती है, उस बरसात की ऋतु में आती है। पश्चिमी राजस्थान की एक बहुत ही प्रसिद्ध मौसमी नदी है जिसका नाम है लूणी नदी। ये इस बार आई थी, बहुत भयंकर उफान के साथ आई थी, इसको याद रखना है। उसके बाद देखिएगा क्या, नदी बेसिन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। स्थल का वह भूभाग जहां मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां क्या करती है, बहती है, उसको क्या कहते हैं, नदी बेसिन कहते हैं। अब मैंने आपको कुछ चीजें, 3 चीजें बताई हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको ध्यान रखना, आपके चित्र के माध्यम से समझाने को आपका प्रयास करता हूं। ये देखिएगा पूरा का पूरा इसके अंदर ये नदी का क्या है, उद्गम स्थल है, ठीक है। ये नदी का उद्गम स्थल है। उद्गम देखिएगा आपका कहां से हो रहा है, पर्वतों से हो रहा है। फिर इधर से एक ये नदी निकली, इधर से एक ये नदी आ गई, ठीक है। दोनों यहां पर आकर क्या हो गई, मिल गई, ठीक है ना। अब देखिएगा ये थोड़ी सी जलधारा इसकी मोटी है, इसका नहीं, ये क्या कहलाएगी, मुख्य नदी कहलाएगी। इसकी जलधारा है, ये थोड़ी पतली है, थोड़ी इससे कम मोटी है, तो ध्यान रखना ये क्या कहलाएगी, आपकी सहायक नदी कहलाएगी, ठीक है। फिर ये दोनों इस पॉइंट के ऊपर आकर के मिलती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको नदी का संगम कहते हैं। दो नदियां जहां पे मिलती है उसको क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। फिर दोनों मिलकर के जब ये आगे बढ़ती है, तो ये किसमें परिवर्तित हो जाती है, दोनों आपकी मुख्य नदी में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। फिर जैसे दोनों नदियां बह रही है, बहते बहते बीच के अंदर कोई ऐसा स्थान आ गया कि दोनों को अलग होना पड़ा, फिर आगे चल करके दोनों क्या हो गई, एक हो गई, ठीक है। देखिएगा ये वाला, ये ग्रीन सा आप लोगों को दिख रहा होगा, इसने इस नदी को इधर और इधर डिवाइड कर दिया, दो भागों के अंदर डिवाइड कर दिया, फिर ये आकर के फिर एक हो गई, ठीक है ना। तो ये जो बीच के अंदर इस प्रकार का जो होता है, ये जो तट होता है, इसको क्या कहते हैं, तटबंध कहा जाता है। क्या कहते हैं, तटबंध। तो ध्यान रखना, तटबंध कहाँ होते हैं, तटबंध समुद्र के किनारे नहीं होते, बल्कि तटबंध कहाँ होते हैं, तो तटबंध नदियों में होते हैं। कहाँ होते हैं, नदियों के अंदर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में देखिएगा, जलधारा जब बह रही है, ठीक है, बहती बहती जलधारा यहां से निकल गई, ठीक है ना। यहां से निकलने के बाद में ये इसमें मिल गई, ठीक है। अब इसका संपर्क यहां से भी टूट गया और यहां से भी टूट गया, और इस प्रकार की एक चांद नुमा आकृति बन जाती है, ठीक है ना, पानी का भाग बन जाता है। देखो ये बन रहा, आपको दिख रहा होगा शायद, ठीक है। गौर से देखना, ये आपके चांद की आकृति दिखाई दे रही होगी आपकी। ये इस प्रकार की जो झील बनती है, इस झील को किस नाम से पुकारा जाता है, तो गोखुर झील कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है। गोखर झील, गोखर झील किसको कहते हैं, तो ये नदियों के जल के द्वारा क्या किए जाती है, बनती है। इनका आकृति कैसी होती है, तो चांद जैसी इनकी आकृति बताई जाती है। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, डेल्टा, ठीक है। डेल्टा नदी का समुद्र में गिरने से पहले जो उसका छितरा भाग होता है, इस प्रकार से वो कई धाराओं के अंदर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसको क्या कहा जाता है, आपका डेल्टा कहते हैं। फिर ये किसमें मिल जाती है, समुद्र के अंदर मिल जाती है, ठीक है। देखिएगा नदी का मुहाना, इसे और क्या कहते हैं, नदी का मुहाना के नाम से भी क्या किया जाता है, पुकारा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो दोस्तों, आगे दूसरे कंसेप्ट की अगर बात करते हैं, तो अगला आता है कि आपके समुद्र और तटीय मैदान, ठीक है। समुद्र और तटीय मैदान बहुत सिंपल है, देखिएगा क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि आपका कई छोटे छोटे सागरों को मिलकर के क्या बनता है, एक महासागर का निर्माण होता है, ठीक है। छोटे छोटे सागर होते हैं, बहुत सारे आपस में मिल जाते हैं, तो किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, महासागर के अंदर, जो अत्यंत गहरे और क्या होते हैं, विशाल होते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से अगर अपन बात करते हैं, तो अपनी पृथ्वी के ऊपर आपको 4 महासागर ही पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, ये 4 महासागर बताए जाते हैं। अब इनकी विशेषताएं देखिएगा क्या क्या, कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए आगे पढ़ेंगे तब इनकी बहुत सारी विशेषताएं आएंगी, लेकिन इस पुस्तक के अंदर केवल इतना ही है। छोटी छोटी चीजों को पढ़ते हुए अपन स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते हैं। जल के नीचे महासागरों में भी धरातल की भांति कई स्थल रूप पाए जाते हैं। ये बात मैंने आपको शुरू के अंदर बता दी थी
कि आपकी इस प्रकृति के अंदर जहां कहीं भी आपको कोई जीव मिलता है तो वो जैव मंडल के अंदर आता है, ठीक है। और जल जैव मंडल का एक भाग है, और महासागरों में क्या पाया जाता है, आपका जल पाया जाता है, ठीक है। जैसे फिर ये क्या कहता है, आपके जैसे पर्वत, पठार, मैदान, खाइया, ये आपके इसके अंदर समुद्र में बहुत होती है। उसके बाद एक समुद्र के किनारे स्थित स्थल को क्या कहते हैं, तट कहा जाता है। कोई खास नहीं है, बस केवल पढ़ भर लेना। द्वीप, देखिए द्वीप की परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये द्वीप की परिभाषा किसको कहते हैं, देखिए द्वीप किसको कहते हैं, ऐसा स्थलीय भाग जो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ हो, जल से, पानी से, उसको क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है, ठीक है, लैंड का टुकड़ा है कोई, ठीक है, और इसके चारों तरफ ये क्या फैला हुआ है, ये पानी फैला हुआ है, ठीक है, ये क्या है, वाटर है। तो ये जो आपका ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को दोस्तों क्या कहा जाएगा, द्वीप कहा जाएगा, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो विशेषता मैं आपको बताने वाला हूं वो देखिएगा क्या है। असम में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी, असम के अंदर सब लोग जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। इस ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर एक द्वीप स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा क्या माना जाता है, द्वीप माना जाता है। और उस द्वीप का नाम क्या है, तो माजुली द्वीप है। क्या नाम है, माजुली द्वीप है, जो दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा क्या माना जाता है, द्वीप है। ये कहां पड़ता है, असम के अंदर। कौन सी नदी में है, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी में बताया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत दफा एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद रखोगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, अगर अगले तथ्य की बात करते हैं तो ध्यान रखना, आपका क्या है, ऐसा स्थान जो तीन तरफ से पानी से घिरा रहता, क्या कहलाता, प्रायद्वीप, ठीक है। देखिएगा जैसे बात करते हैं, अपना दक्षिण भारत है, क्या है, दक्षिण भारत क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे आप लोग इंडिया का नक्शा देखोगे, नीचे से आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है ना, ऐसा मिलेगा। अब देखिए इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, ठीक है ना। तो ये जो भाग है, ये भाग आपका क्या कहलाएगा, प्रायद्वीप कहलाएगा, क्योंकि इसके कितनी और पानी है, इसके तीन और पानी है, ठीक है, एक, दो और तीन, ठीक है ना। इस प्रकार से है, आपके इस प्रकार से ध्यान रखना, एक, दो और तीन, ठीक है। लेकिन द्वीप किसको कहते हैं, ये पॉइंट और इसके चारों तरफ क्या हो, पानी हो, उसको क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। ये द्वीप और महाद्वीप के अंदर क्या होता है, अंतर होता है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम है माजुली द्वीप, जो कहां पर, असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर क्या है, स्थित है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, ये आपका ध्यान रखना, आज की जो क्लास थी, आपकी 7वीं क्लास का जो पहला चैप्टर है, मैंने आपको पढ़ाया। आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए छोटी छोटी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, महत्वपूर्ण चीजें, इन लोगों को, इन चीजों को आप पढ़ना जरूर, ठीक है। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मेरे मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पे लिख रहा हूं। मेरे मोबाइल नंबर है 9928315973, ठीक है। हालांकि मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं मेरे नंबर दे दूंगा आपको। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। ओके, बाय बाय।